नमस्कार दोस्तों देखिए क्या है, पूरे दुनिया में उथल पुथल चल रही है। वेस्ट एशिया में वॉर हो रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हुआ नहीं है, चाइना को काउंटर करना है। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है वो भारत दौरे पर आए हुए थे। 3 दिन का दौरा था, 19, 20 और 21 अप्रैल। ये दौरा खत्म हुआ, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो ट्रेड डील है भारत और साउथ कोरिया के बीच में, उसको अपग्रेड किया जाएगा। $50 बिलियन ट्रेड पुश करने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हो खबर, इंडिया साउथ कोरिया आई $50 बिलियन ट्रेड डिस्कस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन्स एमिड वेस्ट एशिया टेंशन। इसको डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें इसके अंदर इंक्लूड है, भारत की क्या स्ट्रेंथ है, साउथ कोरिया कैसे भारत को मदद करेगा और कैसे चाइना को काउंटर कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो रिलेशन है भारत और साउथ कोरिया का, ये काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। 1973 में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन 2000 के बाद जो इकोनॉमिक एंगेजमेंट है भारत साउथ कोरिया के बीच में, वो काफी इंक्रीज हुआ। और स्पेशली 2010 में एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि यहां पर हमने एक एग्रीमेंट साइन किया था, सीपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और इसको 2015 में अपग्रेड करके स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर दिया गया। आज के डेट में दोनों देशों के बीच में रिलेशंस आप देखोगे, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस कॉपरेशन, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, हर तरफ देखने को मिलेगा। अच्छा, यहां पर आप सबके मन में सवाल आएगा कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में तो हमने सुना है, ये सीपा क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये 2010 में दोनों देश के बीच में हुआ। क्या होता है ना, ये और ज्यादा ब्रॉडर है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ज़्यादातर जो गुड्स वगैरह होते हैं उसको इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पर हम और भी चीज़ें इंक्लूड करते हैं, मतलब गुड्स के अलावा सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये जो एग्रीमेंट होता है ना, वो और वाइड होता है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है दोनों देशों के लिए। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि दोनों देश इसको भी क्यों अपग्रेड करना चाहते हैं। क्या है कि 2010 में जब इसको साइन किया गया था, तो ये काफ़ी पुराना था ना। आप सोच के देखिए, उस समय डिजिटल इकोनॉमी, AI बूम, ये सब चीज़ें आई नहीं थी। इसके अलावा यहाँ पर जो सेंसिटिव सेक्टर्स है उसको फिर भी प्रोटेक्ट करके रखा गया था। ट्रेड इंबैलेंस काफी ज्यादा है, मैं आपको बताऊंगा आगे आंकड़ों में। मतलब यहां पर हेविली इंबैलेंस देखने को मिलेगा। साउथ कोरिया काफी सारा एक्सपोर्ट भारत को करता है, लेकिन भारत उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाता। फिर इसके अलावा जो बिजनेसेस हैं वो उनको फुल बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। और इसी को देखते हुए यहां पर सीपा 2.0 इसकी चर्चा चल रही है। जो टैरिफ कट्स हैं उसको और ज़्यादा किया जाए, सर्विसेज का जो एक्सेस है उसको और बेटर किया जाए, डिजिटल ट्रेड, सेमीकंडक्टर, ग्रीन टेक्नोलॉजी, इन सबको अब इंक्लूड किया जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि $50 बिलियन बाय 2030, इसको समझिए। अभी करंट में अगर आप देखोगे जो ट्रेड वॉल्यूम है दोनों देशों के बीच में, इट इज $27 बिलियन, और एम ये है कि 2030 या 2031 तक इसको $50 बिलियन कर दिया जाए। मतलब अगले 5 सालों में हम इसको डबल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये $27 बिलियन आप देख रहे हो ना जो ट्रेड है, इसमें $21 बिलियन, सोच के देखिए, ये हम इंपोर्ट करते हैं साउथ कोरिया से, और हम एक्सपोर्ट करते हैं सिर्फ $6 बिलियन, जो कि अपने आप में आप देख सकते हो ये हमारे लिए ट्रेड डेफिसिट हो जाता है, राइट। ये लगभग कितना $15 बिलियन का डेफिसिट हो गया। तो इसको हमें सुधारने की जरूरत है। इनफैक्ट आप देखोगे तो भारत क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट करता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मैरीन गुड्स, केमिकल, आयरन, स्टील। और वहीं साउथ कोरिया हमें जो फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, मशीनरी हो गया, शिप बिल्डिंग इक्विपमेंट हो गए, मतलब बड़े बड़े कंपनीज आपने सुना होगा, जैसे सैमसंग। ऑटोमोबाइल की हम बात करें तो hyundai आप सभी ने सुना है। तो ये सब कंपनीज का प्रेजेंस भारत में काफी ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन साउथ कोरिया के पास अच्छा खासा ट्रेड सरप्लस है, जिसको थोड़ा बैलेंस करने की जरूरत है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो प्रेसिडेंट का विजिट था भारत में, इसको लेकर क्या चीजों पर सहमति बनी है। मतलब जो 2010 में हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ था सीपा, उसको अपग्रेड किया जा रहा है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर। आप सब जानते होंगे साउथ कोरिया वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर है इसमें। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर में, सैमसंग हो गया और भी कई कंपनीज हैं। तो भारत भी चाहता है कि हम अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन करें चिप मैन्युफैक्चरिंग का। और क्रिटिकल इसलिए हो जाता है क्योंकि चिप आज के डेट में स्मार्टफोन, डिफेंस सिस्टम, AI, ऑटोमोबाइल, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। तो भारत का जो सेमीकंडक्टर मिशन है उसके साथ ये अलाइन करता है। तो इसमें साउथ कोरिया भारत को काफी मदद करेगा। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। क्या है कि ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कॉपरेशन होगा। भारत टैलेंट प्रोवाइड कर सकता है, हमारे पास मैन पावर है, सॉफ्टवेयर एक्सपर्टाइज है। साउथ कोरिया क्या देगा हमें? हार्डवेयर देगा,
इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी देगा। और वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भी अगर आप देखोगे तो जो कोरियन फर्म्स हैं, कोरियन कंपनीज हैं, वो एक्सपैंड करेंगी भारत में। इसकी वजह से मेक इन इंडिया हमारा बूस्ट होगा। फॉर एग्जांपल सैमसंग ऑलरेडी यहाँ पर मेजर प्रेजेंस है भारत के अंदर, तो इस तरह की और कंपनीज भारत के अंदर आ सकेंगी। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज है, वो है सप्लाई चेन रिजिलियंस। क्या है कि चाहे वो कोविड हो गया, चाहे वो वॉर हो गया, इससे हमें समझ में आ गया कि हम चाइना के ऊपर तो बहुत डिपेंडेंट नहीं रह सकते। यहाँ पर जो अचानक से खलबली मस्ती है, मतलब आप सोच के देखो कोविड में हुआ क्या, अचानक से पता चला कि हमें रॉ मटेरियल जितनी चीजें मिलती चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। तो इसकी वजह से अब जो कंट्रीज हैं वो डी लिंक करना चाहती हैं, चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी हटाना चाहती हैं। तो साउथ कोरिया और भारत मिलकर यहां पर क्रिटिकल मिनरल्स को सिक्योर, मटेरियल्स को सिक्योर करने की कोशिश करेंगे, अनइंटरप्टेड ट्रेड इंश्योर हो सके उसको लेकर कोशिश करेंगे। तो बेसिकली जो डी रिस्किंग फ्रॉम चाइना वाला ट्रेंड है ना, ग्लोबल ट्रेंड, वो यहां पर आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा वेस्ट एशिया टेंशन, ये भी एक काफी बड़ा मतलब मुद्दा बना हुआ है। एनर्जी सप्लाई का रिस्क है, भारत जो है मिडिल ईस्ट ऑयल के ऊपर काफी डिपेंडेंट है, डिस्ट्रप्शन की वजह से इन्फ्लेशन, स्लो डाउन, ये सब का खतरा है, ट्रेड रूट्स यहां पर प्रॉब्लम में चल रहा है। तो भारत और साउथ कोरिया का रिस्पॉन्स ये है कि एक ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन बनाया जाए, एनर्जी कॉपरेशन को इंक्रीज किया जाए, इकोनॉमिक रेजिलियंस को और ज्यादा मजबूत किया जाए। अच्छा, यहां पर इंडस्ट्रियल कॉपरेशन एरियाज में देखिए क्या क्या होने वाला है। शिप बिल्डिंग, दुनिया में वर्ल्ड लीडर है कोरिया, अगर आप बात करोगे शिप बिल्डिंग के मामले में, तो भारत अपना मैरीटाइम कैपेसिटी इंक्रीज करेगा, तो उसमें साउथ कोरिया भारत को मदद कर सकता है। स्टील और मैन्युफैक्चरिंग में आप देखोगे तो बहुत सी कोरियन फर्म्स हैं जो ऑलरेडी भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं, तो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को काफी फायदा हो रहा है। डिफेंस कॉपरेशन की बात करें तो टेक्नोलॉजी शेयरिंग, ज्वाइंट प्रोडक्शन, इसको लेकर चर्चा हो रही है। एनर्जी में भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो ये सब अगर आप देखो तो इंडस्ट्रियल कॉपरेशन में भारत और साउथ कोरिया मिलकर काम करने जा रहे हैं। अच्छा, इन सब चीजों को पूरा करने के लिए क्या मैकेनिज्म लाया गया है? क्या है कि पहले भी बातों को देखो, बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं, साउथ कोरिया भारत लेकर कई चीजें बोल सकते हैं, लेकिन इस बार स्पेशल ये किया गया है कि इसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो, इसको लेकर एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन कमेटी बनाई जा रही है, मिनिस्ट्रियल लेवल डायलॉग होगा, इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन फ्रेमवर्क होगा, डिजिटल ब्रिज इनिशिएटिव्स होगा, ताकि जो जो बातें यहां पर कही गई हैं इसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो सके, जो पहले नहीं हो पाता था। अच्छा, यहां पर एक जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी समझिए, इंडिया पैसिफिक स्ट्रैटेजी, भारत और साउथ कोरिया दोनों रूल बेस्ड ऑर्डर को सपोर्ट करते हैं, मतलब हमारा जो एक्सेसिव डिपेंडेंस है चाइना पर वो हम कम करना चाह रहे हैं। तो एक तो ये स्ट्रैटेजी हो गई, दूसरा यहां पर ग्लोबल सप्लाई चेन का जो डिसरप्शन है वो वाला दूसरा स्ट्रैटेजी, और चाइना फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। साउथ कोरिया भी चाहता है कि वो अपने आप को डाइवर्सिफाई करे अवे फ्रॉम चाइना, वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता, क्योंकि उसको अपने गुड्स को बेचना है, इकोनॉमी को सुधारना है। तो भारत उसके लिए एक बड़ा मार्केट है, डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी है, तो इसीलिए साउथ कोरिया भी भारत की तरफ देख रहा है। लेकिन क्या ये सारी चीजें बहुत आसान होने वाली है? बिल्कुल भी नहीं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, खतरा है। एक तो ट्रेड इंबैलेंस इतना ज्यादा है ना कि कैसे होगा। मान लो अगर साउथ कोरिया और हमें भेजेगा, एक्सपोर्ट करेगा भारत में, तो हमारा तो ट्रेड डेफिसिट और बढ़ जाएगा, तो इसको कैसे हम पूरा करेंगे? नॉन टैरिफ बैरियर काफी ज्यादा है, क्वालिटी स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी डिफरेंसेस दोनों देशों के बीच में, क्या हम इसको फिल कर पाएंगे? और यहाँ पर जो नेगोशिएशन का इतिहास रहा है वो काफी स्लो रहा है, मतलब जो सीपा को लेकर जो हमने 2010 में साइन किया था उसी में बहुत लंबा समय लग गया था। तो क्या ये जो सीपा 2.0 है, क्या ये जल्दी साइन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसको लेकर सवाल है। यहां पर कंपीटिंग ट्रेड ब्लॉक्स हैं, RCEP भारत इससे बाहर है लेकिन साउथ कोरिया इसके अंदर है, EU इंडिया FTA नेगोशिएशंस है। तो यहां पर क्या है ना, हर एक देश अपना नेशनल इंटरेस्ट देख रहा है और इसी में कहीं ना कहीं इश्यूज आ जाते हैं। तो क्या हम इन सब से उभर पाएंगे, नहीं उभर पाएंगे, तो समय बताएगा। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू यहां पर भारत और साउथ कोरिया का प्लान क्या है आगे को लेकर वो आपको समझ में आ गया होगा। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, एक और चीज को लेकर डिस्कशन हुआ, जो UPI है। अब आप में से कोई भी लोग साउथ कोरिया जाएंगे तो UPI के थ्रू भी पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरह की और भी कुछ कुछ छोटी मोटी चीजें हुई हैं। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन कौन सा समुद्र ऐसा है जो साउथ कोरिया के साथ बॉर्डर करता है? येलो सी, ईस्ट चाइना सी और सी ऑफ जापान। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा आप सब जानते हो, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, 24 अप्रैल तक सिविल सर्विसेज डे के मौके पर 50% फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी UPSC कोर्सेज पर तो आपको मिलेगा। लेकिन अगर ये 24 अप्रैल तक बैच आप लेते हो तो फ्री मेंटरशिप आपको ऑल इंडिया रैंक 88 के द्वारा दी जाएगी। और कोई भी अगर आपको डाउट होता है, बैच से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।